आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है हिमाचल में मानसूनी आपदा कारण प्रभाव और सुधार विषय पर विशेष परिचर्चा। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश अत्री और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियाल। इनसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है प्रादेशिक समाचार एकांश में सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल शर्मा। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश के लिए मॉनसून का मौसम हर साल उम्मीद और चुनौतियां साथ लाता है। बारिश खेतों के लिए अमृत तो है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से मॉनसून का चेहरा कहीं अधिक डरावना भी हो गया है। कभी बादल फटने की घटनाएं, कभी अचानक आई बाढ़, तो कभी भूस्खलन से सड़कों और घरों का टूटना। ऐसी खबरें अब आम हो गई हैं। इस साल के मॉनसून सीजन में भी हालात बेहद चिंताजनक हैं। अब तक 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई घायल हुए हैं और कई अभी भी लापता हैं। सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब पर्यावरण के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा है? क्या हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते? क्या आज के आधुनिक तकनीकी युग में भी हम ऐसी घटनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाते? इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है, जिसका विषय है हिमाचल में मॉनसूनी आपदा कारण, प्रभाव और सुधार। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस परिचर्चा में दो खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश अत्री जी और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार जी का। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉनसून में यह तबाही क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर सुरेश अत्री जी और शोभित कटियार जी, आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी। डॉक्टर सुरेश अत्री जी, हम हिमाचल में हर साल मॉनसून के दौरान अचानक तबाही और खासकर बादल फटने की घटनाएं क्यों बार बार देख रहे हैं? इसके पीछे आप क्या वजह आंकते हैं और किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये तो सत्य है कि मानसून के दौरान जो भारी तबाही इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर, या मैं यूँ कहूँ कि सब जगह ही इस वक्त बाढ़ जैसे हालात जो निचले जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बने हुए हैं और भारी बारिश हो रही है और उससे बहुत तबाही और ख़ासकर जो अगर प्रदेश की बात हम करें तो बादल फटने जैसी घटनाओं की बात और परिचर्चा जो है लोगों में, आम जनता में हो रही है जी। इसकी जो वजह आपने पूछी है वो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो जलवायु परिवर्तन, जो बदलता हमारा ये पर्यावरण है, यही इसके पीछे एक जो मुख्य कारण है। और पिछले कुछ वर्षों से ये हुआ यह है कि हमारा जो तापमान है, जो एवरेज जो हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो जल और जो वायु के बीच में जो एक संबंध है पर्यावरण के अंदर, जो एक तापमान की जो वृद्धि है, जो एवरेज जो तापमान है वो उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है जी। जो आंकड़े बताए जाते हैं वो ये कह रहे हैं कि 0.9 डिग्री के आसपास जो हमारे प्रदेश का जो तापमान है वो बढ़ चुका है और इसके बढ़ने से बारिश का जो गिरना है उसमें एक परिवर्तन आया है और उसमें हुआ ये है कि बहुत तेज़ी से जो है इंटेंसिटी से जो उसकी जो होती है बारिश की वो बहुत तीव्र होती है और जिससे ये बादल फटने जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने तापमान में बढ़ोतरी का जिक्र किया 0.9 डिग्री, तो ये कितने वर्षों का आंकड़ा है कि कितने वर्षों के बाद हिमाचल का तापमान इस स्तर तक बढ़ा है? जो IMD और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल जो ट्रॉपिकल साइंसेस है उनकी ये स्टडी है और इसमें लगभग 1 सदी का डाटा जो है इसमें एनालाइज किया गया है। 100 वर्षों का डाटा लगभग जो है वो एनालाइज हुआ है और उसमें उसके अलावा जो IPCC जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस के जो उसमें भागीदार जो देश होते हैं वहाँ पे भी इस तरह की रिसर्च जो है वो चलती रहती है। वहाँ से भी ये बहुत इंडिकेट क्लियर किया गया है कि भारतवर्ष में लगभग 0.6 डिग्री का जो तापमान है उसमें वृद्धि जो है उसमें दर्ज की गई है पिछले 100 वर्षों में और खासकर हिमालयी क्षेत्र में 0.9 डिग्री हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो नोटिस की गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन कही जा सकती है हिमाचल के लिए। शोभित कटियार जी, आपके पास आऊँगा।
अक्सर जब तेज बारिश से नाले उफनते हैं और तबाही होती है तो लोग कहते हैं कि बादल फट गया। तो विज्ञान की नज़र में असल में बादल फटना क्या होता है, इसे हम सरल शब्दों में आम लोगों को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें बादल फटना, तो ये एक बहुत ही इंटेंस स्पेल होता है रेनफॉल, जिसमें यदि हमें किसी भी एरिया में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बारिश 1 घंटे या उससे कम समय में अगर दर्ज होती है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट, जिसको आम भाषा में बादल फटना भी कहते हैं। और उसी के साथ जो हमारा रेनफॉल है, अगर ये 1 घंटे के अंदर अगर हमारी बारिश 10 सेंटीमीटर से कम और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है तो उसको हम एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल बोलते हैं। और वहीं पे अगर 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में 1 घंटे के अंदर बारिश कहीं पर दर्ज की जा रही है तो उसको हम वेरी इंटेंस स्पेल के नाम से जानते हैं। तो बादल फटना कुछ नहीं है, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर की बारिश 1 घंटे या उससे कम समय में, यानी कि जो भारी बारिश है वो हमें 24 घंटे की बजाय अगर 1 घंटे में किसी क्षेत्र में मिल रही है तो उसको हम बादल फटना कहते हैं। यानी कि 100 मिलीमीटर बारिश अगर 1 घंटे में हो जाए तो उसे साइंस की टर्म में बादल फटना कहा जाता है। डॉक्टर अत्री जी, हाल ही में मंडी जिला के विभिन्न इलाकों में बादल फटने की 1 दर्जन घटनाएं हुई हैं और इससे जिले में भारी तबाही मची है। तो इस आपदा को लेकर आपके विभाग ने क्या कोई खास अध्ययन या सर्वे किया है? इसमें देखिए, जब बादल फटने की घटना होने के बाद सर्वे जो है वो हमारे प्रदेश सरकार में जो राज्य आपदा जो हमारी अथॉरिटी है, जो प्रबंधन बोर्ड है जी, उसके अधिकारियों के द्वारा सर्वे जो है जिला प्रशासन के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे जिला के स्तर पे भी आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वहाँ पे कार्य करती हैं, तो उनके द्वारा ये सर्वे जो है वहाँ पे किया जाता है। अभी भारत सरकार के द्वारा एक मल्टी जो सेक्टर टीम है वो गठित की गई है, वो इसका सर्वे करने के लिए अवश्य जा रही है और उसमें हम भी पूरी तरह से सरकार की ओर से उसमें भाग लेंगे। तो हमारा विभाग उसमें भाग लेगा और इसको सर्वे को ये देखा जाएगा कि ये विशेष तौर पे किस तरह की वहाँ ढलानें हैं, किस तरह का वहाँ पे परिवेश है, जो वहाँ पे इस तरह का अगर तीव्र बारिश भी हुई है, आज से पहले भी होती होगी, लेकिन इस बार इतनी तीव्रता क्यों थी और वो इतनी तेजी से, मतलब कुछ ही इलाके में 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतनी ज़्यादा डेविस्टेशन जो हुई है, जो बहुत नुकसान हुआ, तबाही हुई है, वो क्यों हुई है, इसका अध्ययन करेगी। जी, शोभित कटियार जी, 20 जून को मॉनसून दस्तक दे चुका है हिमाचल में और दस्तक देने के कुछ दिनों बाद ही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तबाही हो रही है। मंडी की घटना होती है 30 जून को, उससे पहले कुल्लू में और कांगड़ा में बाढ़ आने की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह आप इस मॉनसून की सक्रियता को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में जो मानसून का प्रेडिक्शन किया था वो आईएमडी का प्रेडिक्शन था कि इस मानसून सीजन में जून से लेकर के सितंबर तक नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में पूरे मानसून सीजन में 734 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है और हमारा इस बार का प्रेडिक्शन था कि पूरे मानसून में लगभग 800 मिलीमीटर के आसपास है, उससे अधिक बारिश हमें मिलेगी। वहीं पर अगर हम जून के महीने में भी देखें तो नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में 100 मिलीमीटर बारिश होती है और इस बार हमें 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि लगभग 35% ज्यादा है जी। और अगर हम इनफैक्ट पिछले लास्ट 20 ईयर्स में देखें तो जून के महीने में सन 2008 में, 2013 में, 2017 में, 2018 में, 2023 में, यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ष हैं जिनमें हमें नॉर्मल से ज्यादा बारिश मिली है और इस बार भी हमें 35% ज्यादा बारिश मिली है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सक्रिय क्यों रहा है, तो ये एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड मानसून की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारा एक मानसून सिस्टम होता है जिसको कि हम मानसून ट्रफ बोलते हैं, जिसकी नॉर्मली ये ट्रफ जो है हमारा नॉर्थ राजस्थान से होकर के ये हमारा मध्य प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाता है जी। ये ट्रफ की एक प्रॉपर्टी होती है, लगभग 5 से 7 दिनों के बीच में ये उत्तर की तरफ शिफ्ट होता है और जब भी ये ट्रफ उत्तर की तरफ शिफ्ट होकर हमारा फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में आता है तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बाकी अगल बगल के राज्यों में भी काफी हमें ज्यादा बारिश बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस बार भी अगर हम देखें, जब से हमारा मानसून ऑनसेट हुआ है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि 20 जून को, तब से टोटल 5 इवेंट्स ऐसी हुई हैं। पहली इवेंट 25 जून को हमने देखा कि जो मानसून ट्रफ है वो फुटहिल्स में आया, तो जिसके दौरान हमें निचले मैदानी इलाकों, मध्यवर्ती इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश अनेक स्थानों पर देखने को मिली। दूसरी बार 29 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में लगभग 3 दिनों या 4 दिनों के दौरान भी हमारा मानसून ट्रफ फुटहिल्स ऑफ हिमालय में देखा गया, तो उस दौरान भी काफी अच्छी बारिश हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिली। तीसरी बार जो है 6 और 7 जुलाई को ये देखा गया है। चौथी बार
बार 14 से 15 जुलाई को देखा गया है और इसके बाद लास्ट में अभी 21 और 22 जुलाई को देखा गया है। तो इनफैक्ट लास्ट 30 से 32 दिनों में जब से मानसून आया है लगभग 4 से 5 स्पेल हैवी रेनफॉल के या वेरी हैवी रेनफॉल के हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में देखे गए हैं। और कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल वेल एस्टेब्लिश्ड वेदर पैटर्न है, ये हमेशा ही होता है। 5 से 7 दिनों में ये ट्रफ जैसे ही शिफ्ट करेगा, बारिश बढ़ेगी। जब ये ट्रफ वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर अत्री जी, प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और जिन क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं नहीं होती थी अब वहां भी होने लगी हैं। तो हिमाचल के किन किन क्षेत्रों को बादल फटने या बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा रहता है और क्या ये इलाके भौगोलिक वजहों से ही ज्यादा संवेदनशील हैं या हाल की विकास की गतिविधियों से भी खतरा बढ़ा है? देखिए, ये बहुत ही वैज्ञानिक जो प्रश्न है आपने जो पूछा है और बिल्कुल अवश्य तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। लेकिन ये कहना कि बादल सिर्फ उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही फटेंगे, ये कहना अभी बहुत जल्दी या बहुत ही अवैज्ञानिक हो जाएगा। क्योंकि बारिश की तीव्रता और बारिश कितनी जोर से गिर रही है, कितने mm बारिश 1 घंटे के अंदर आ रही है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी तीव्र हो। भौगोलिक परिस्थितियाँ होता क्या है कि जब जैसे डॉक्टर कटियार ने आपको बताया कि जो ट्रफ लाइक कंडीशंस जो बनती हैं, जब हवाएं जो बनती हैं, दबाव बनता है, तो हिमालयी क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में एक संभावनाएं जो बनी रहती है कि तापमान जब बढ़ता है, मैंने आपको बताया कि प्रदेश का तापमान कुछ वर्षों से बढ़ा है और गर्मियां बहुत तीखी आप प्रदेश में महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे गर्मी कुछ समय से बढ़ी है, शिमला में भी अब ह्यूमिडिटी होनी शुरू हो चुकी है। इसी तरह की स्थिति अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहाँ पे भी जहाँ तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता था गर्मियों में, वहाँ पे भी तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। अब जब तापमान में जब वृद्धि होती है तो जो सूखी हवा होती है, जो गर्म हवा होती है, वो नमी को सोखती है बहुत तेजी से। जब वो नमी को सोखती है तो वो हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद वो हिमालय क्षेत्र में एक फिनोमेना होता है कि ये हवाएं जो होती हैं हल्की, ये ऊपर की तरफ को बहुत तेजी से उठती हैं और इनको जब ये पहाड़ों की जो इनकी जो भौगोलिक ऐसी परिस्थिति होती है कि आप देखें कि स्लोप एक होता है, तो स्लोप से ये और ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। तो जब ये ऊपर जाती हैं तो ऊपर इनका तापमान, नीचे से तो ये गर्म अपने साथ थोड़ी तापमान जो बड़ा होता है, नमी है, उसको साथ लेके जाती हैं, लेकिन ऊपर जाके ये ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होने के बाद ये कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है और उससे डाउन पोर्स जो हैं, बड़े बड़े बूंदे जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं और नीचे जोर से बारिश होती है। ये तो ये पहाड़ों में खासकर जो हमारी जो वैलीज हैं, जहां जहां हमारे बड़े तीखे जॉर्जेस हैं या घाटियां हैं, उनमें ये इस तरह की स्थिति बहुत तेजी से बनती है। ऊपर हवा का जो ट्रफ्स का दबाव किस क्षेत्र में ज्यादा है, बादल फटने की या तीव्र बारिश होने की स्थिति जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में बनती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये उन्हीं क्षेत्रों में होगा, ये सीमित नहीं है। ये तीव्रता बारिश की किसी भी क्षेत्र में कभी भी कहीं पे भी हो सकती है, तो हमें उसके लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल। कटियार जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या हिमाचल में कुछ इलाके ऐसे हैं जो भारी बारिश और बादल फटने की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं और क्या मौसम विभाग की ऐसे स्थानों पर खास इंतजाम या निगरानी हो रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट एरियाज में हमें भारी बारिश मिलती है जी। मुख्य रूप से अगर हम सबसे पहले मानसून सीजन की बात करें, रेनी सीजन के टाइम पे खास करके जो भारी बारिश जो हमें मिलती है वो निचले मैदानी इलाकों में और अधिकांश टाइम मध्यवर्ती इलाकों तक ही सीमित रहती है। जो हमारा हाई हिल्स है वहाँ पे कंपैरेटिवली कम बारिश होती है। वहीं पे अगर हम विंटर सीजन की बात करें, क्योंकि विंटर सीजन में मुख्य जो वेदर एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जो कि हमारा वेस्ट की तरफ से मूव करके हिमाचल प्रदेश में आता है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से हमारा हाई हिल्स में या हमारा मध्यवर्ती इलाकों में होता है। लोअर हिल्स में या निचले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे उसका प्रभाव कम होता है। तो पर्टिकुलरली अगर मानसून टाइम में देखें तो हमारा निचले मैदानी इलाकों में, मध्यवर्ती इलाकों में काफी ज्यादा हमें अच्छी बारिश देखने को मिलती है। लगभग सभी जिलों में हमें भारी बारिश के लिए वनरेबल बने हुए हैं मानसून के टाइम में। वहीं पे हिमाचल प्रदेश में स्पेशली अगर हम देखें कि बहुत इंटेंस स्पेल है या हेवी रेनफॉल है, उसको मॉनिटरिंग के लिए हमारा पूरा यहाँ पे मॉनिटरिंग नेटवर्क है, जिसके तहत हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में 6 डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरीज हैं, 10 हमारी पार्ट टाइम ऑब्जर्वेटरीज हिमाचल प्रदेश में लगी हुई हैं, 23 हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं प्रदेश में, 4 हमारा एग्रो AWS लगे हुए हैं और उसी के साथ 60 यानी कि 60 ऑटोमेटिक रेन गॉजेस भी लगे हैं और उसी के साथ 3 रेडार भी हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रदेश में ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी टाइप का वेदर हो, चाहे वो लाइट रेन हो या वेरी हेवी रेनफॉल हो या एक्सट्रीम वेदर हो, उसको लगातार हम मॉनिटर करते हैं।
कटियार जी, मंडी में जो तबाही हुई है तो उसमें कितनी मात्रा में बारिश हुई है? देखिए, मंडी में 30 जून और 1 जुलाई की रात की जो घटना है, उस दिन मंडी जिले में अधिकतम लगभग 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बल्कि मंडी जिले के अनेक स्थानों पे भारी बारिश और कुछ एक स्थानों पे लगभग 220 मिलीमीटर यानी कि 22 सेंटीमीटर तक की बारिश उस रात को दर्ज की गई थी, जो कि कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजी की टर्म्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम बोलते हैं, वो दर्ज की गई थी वहाँ पे। जी, इसी से जुड़ा सवाल है, क्या आज की तकनीक इतनी उन्नत नहीं हुई है कि बादल फटने का या अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान सटीक तरीके से दिया जा सके? देखिए, जो आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उसके आधार पे जो भारी बारिश है या अत्यधिक भारी बारिश है या एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है, उसका प्रेडिक्शन तो लगातार आईएमडी देता है और काफी टाइम से हम लोग दे रहे हैं। और इनफैक्ट जो हमारा इसका एक्यूरेसी है वो 24 आवर लीड टाइम के साथ अगर हम बात करें तो भारी बारिश का जो हमारी एक्यूरेसी है लगभग 78% है, जबकि अत्यधिक भारी बारिश का एक्यूरेसी थोड़ी कम है जो कि लगभग 65 to 67% है, और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की एक्यूरेसी थोड़ी और कम है जो लगभग 50 to 55% देखी गई है। वहीं पे अगर बादल फटने की हम बात करें तो क्लाउड बर्स्ट जो होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही लोकलाइज्ड इवेंट होती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट होती है। तो एग्जैक्टली क्लाउड बर्स्ट का प्रेडिक्शन लाइक कौन से एरिया में होगा, किस टाइम पे होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट उसका इंटेंसिटी या फिर एग्जैक्ट ड्यूरेशन कैप्चर कर पाना या उसका प्रेडिक्शन कर पाना कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजिंग है। लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी साइंस अवेलेबल है, उसके आधार पे क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के लिए या क्लाउड बर्स्ट के लिए, उसका प्रेडिक्शन जरूर पॉसिबल है। और क्लाउड बर्स्ट को लॉन्गर ड्यूरेशन लीड टाइम में तो हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन में लाइक कम लीड टाइम के साथ 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे पहले तक उससे कौन से संभावित एरिया हो सकते हैं ये जरूर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट इंटेंसिटी जो है वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये इतना चैलेंजिंग है कि यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्लाउड बर्स्ट की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन को लेकर के, एग्जैक्ट लोकेशन की प्रेडिक्शन, एग्जैक्ट इंटेंसिटी की प्रेडिक्शन को लेकर हर कोई चैलेंज फेस कर रहा है। बिल्कुल। अत्री जी, आपने पर्यावरण में बदलाव की बात की, तापमान में बढ़ोतरी की बात की। हम बात करें पहाड़ों पर जिस तरह से तेजी से निर्माण हो रहा है, सड़कें और इमारतें बन रही हैं, 4 लेन का निर्माण हो रहा है, तो क्या इससे भी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं? और क्या हमें नदी नालों के किनारे बसे गांवों को कहीं और बसाने पर विचार करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो विकास की जो गतिविधियां होती हैं वो पक्के तौर पे पर्यावरण के ऊपर जो कुछ तो प्रभाव डालती हैं जी। अगर आप सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मानकर चलें कि पर्यावरण को बड़ी आप सततता के साथ अपना विकास करते हैं और साथ में आप पर्यावरण को पूरा संरक्षण देते हुए अगर विकास इंश्योर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति बनती है। लेकिन जो अंधाधुंध जो एक तरह से अवैज्ञानिक तौर पे खुदाई कर देना, पहाड़ों की कटिंग कर देना, अपने जो डंपिंग, जो कटिंग किया हुआ जो मटेरियल है, जो मक निकलती है पहाड़ों को काटने से, उसको गैर जिम्मेवारी के साथ जो है उसको ढलानों के ऊपर फेंक देना। और सबसे बड़ी बात कि आप एक तरफ से बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं हाईवेज के किनारे, जो आप एकदम से पूरे के पूरे शहर जो है स्थापित हो जाते हैं, ये भी नहीं देखा जाता है कि जियोलॉजिकली वहाँ पे उन एरियाज में बिल्डिंग्स बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, कितना उनका अध्ययन किया जा रहा है। ये सारी बातें अगर इंश्योर की जाएं तो ये प्रभाव कम किया जा सकता है और कम हो सकता है। लेकिन आपने प्रश्न किया कि इन सब चीज़ों से कुछ प्रभाव पड़ता है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मानवीय जो कृत्य हैं यही जिम्मेवार हैं। और हम लोग जो कार्य करते हैं अगर हम गैर जिम्मेवारी के साथ करेंगे तो प्रदूषण फैलाने वाली जो गैसें हैं, चाहे वो किसी भी तौर पे जो है हम पर्यावरण के बीच में छोड़ते हैं, वो इस तरह की घटनाओं के लिए जो है पूरी तरह से जिम्मेवार है। डॉक्टर अत्री जी, हम शिमला की बात करें, राजधानी है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम शिमला में भी तबाही का मंजर देख रहे हैं। 2 साल पहले एडवांस स्टडी में पहाड़ी दरकने से मंदिर ध्वस्त हो गया था और कई जानें गई थी। इस बार संजौली के पास भट्टा कुफर में 5 मंजिला भवन गिरा है। तो शिमला में ज्यादातर मकान ढलानों पर बने हैं, तो ये कितने सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की आपदा को झेलने में सक्षम हैं भी कि नहीं? बहुत अच्छे आपने दोनों उदाहरण दिए। और जो मैंने अभी आपसे इससे पहले जो बात करी कि अब वैज्ञानिक तरीके से जो खनन और जो कटाई या जो कार्य किया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, शिमला में जब शिमला शहर जो था ये बसाया गया था अंग्रेजों के द्वारा जी, तो ये सिर्फ 25,000 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। और
अगर आप उस वक्त की वस्तुस्थिति को अगर किताबों में या जो अपनी कहानियों की किताबों में या जो हिस्ट्री की किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो शिमला के जो पहाड़ थे इन पे जंगल भी नहीं थे। बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ 25,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था जो थी उसके अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया। आप सुनकर हैरान होंगे, आपके श्रोता भी सुनकर हैरान होंगे, आज इसी शिमला के अंदर 3.5 से ज़्यादा लाख लोग जो हैं वो आसपास और इसके शिमला के शहर के ऊपर जो पूरा दबाव बनाया हुआ। इतनी सारी बिल्डिंगें यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं। कंक्रीट का एक पूरा का पूरा वजन जो है इस ज़मीन के ऊपर जो है आपने खड़ा कर दिया है। कितने टनों वजन जो है वो इस ज़मीन के ऊपर है। अब आप बात कर रहे हैं कि एडवांस स्टडीज़ के पास जो घटना हुई तो वो हमने जो असेसमेंट किया है तो उसमें ये कि वो लूज सॉइल थी बहुत ज़्यादा जी। जो वो ऊपर से जब तीव्र बारिश हुई तो वो सारा कुछ नीचे तक, क्योंकि आपने नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था तो वो एकदम से स्लिप किया और सारा जो है वो नुकसान उसने किया। उसी तरह से जो भट्टा कुपर के पास जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग हुई और उसके साथ एक और टनल का जो निर्माण हो रहा है तो वहां पे भी तो आपने ये भी देखा होगा कि जो कटिंग थी और लोग जो थे वो 3 नहीं 4-5 महीने से जो थे वो जो हमारी जो विकास करने वाली जो संस्थाएं हैं जो NHAI है या कोई PWD है उनसे वो आग्रह कर रहे थे कि इस तरह से कटिंग ना करें अवैज्ञानिक तौर पे, और हमारे घरों को खतरा हो रहा है। उनकी दरारें उनके पड़ रही थी। वो ढलान पे जरूर थे लेकिन जब आप नीचे से ढलान को ही काट देंगे तो नुकसान तो होगा ही। तो ये मानवीय कृत्य है। उसी तरह से जो भट्टा कुपर के बाद टनल के पास संजौली के अंदर वहां पे लैंडस्लाइड की घटना हुई वो भी भारी बारिश होने के बाद, क्योंकि वो डंपिंग मिट्टी के ऊपर ही डंगा जो था वो लगा दिया गया था तो वो किसी की और की नीचे की जमीन की तरफ बहकर सारी मिट्टी जो थी वो उसने पूरा नुकसान नीचे तक कर दिया। तो ये मानवीय कृत्य है और मैं ये समझता हूं कि अगर आप वैज्ञानिक सोच के साथ और वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाकर अपने इस नुकसान को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। कटियार जी, मौसम विभाग जब येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी करता है तो आम लोगों के लिए इनका क्या मतलब होता है और क्यों जरूरी है कि लोग इन चेतावनियों को हल्के में ना लें? देखिए, जो IMD हम वार्निंग या अलर्ट इशू करते हैं वो डिफरेंट कोडेड कलर कोडेड फॉर्म में इशू करते हैं और हर एक कलर का अपना एक मतलब होता है जी। सबसे पहले अगर हम येलो कलर की बात करें जो कि हमारा लोवेस्ट लेवल होता है वार्निंग का, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको वेदर की जानकारी से लगातार अपडेट बने रहना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर वेदर नहीं है लेकिन किसी भी टाइम पे खराब हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट जब भी हम इशू करते हैं, ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आपको प्रिपेयर रहना है, किसी भी टाइम बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट हो सकती है तो आपको अपनी पूरी तैयारियां रखनी है। और वहीं पे रेड अलर्ट जब हम इशू करते हैं, रेड अलर्ट मतलब हाईएस्ट कैटेगरी का हमारा अलर्ट होता है। इसका मतलब होता है कि आपको मोस्ट विजिल रहना है और आपको एक्शन लेना है, यानी जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं रेड अलर्ट इशू करने के टाइम पे आपको वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी। डॉक्टर अत्री जी, आपने अवैज्ञानिक निर्माण की बात की तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में विकास की जरूरतें और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो गया है? क्या नीति स्तर पर ऐसे कुछ कदम उठ सकते हैं जो खतरे को कम कर सकें? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि विकास और हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है इसके बीच में संतुलन तो अवश्य रहना चाहिए जी। कहते हैं कि प्रकृति संरक्षित अगर रहेगी तो वो हम सब जो है उसके संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। प्रकृति रक्षिति रक्षितः, ये एक मोटो है हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका कि अगर प्रकृति रक्षा आप करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा स्वयं करेगी। अगर ये संतुलन जरा सा भी खराब होगा तो उसमें विकास चाहे आप किसी भी स्तर का करें, मैं कोट करना चाहूंगा कि आप अमेरिका को देखें, जो विकसित जो देश हैं, जो जिनको वेस्टर्न कंट्रीज जो पश्चिमी देश हैं, आप वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज उसको देखें कि बाड़ों में किस तरह से बह रहा है। उन लोगों ने भी हवा में जो जितना उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जिनको हम कहते हैं GHG, उनको उन्होंने पर्यावरण के अंदर छोड़ा है और उससे आज ये पूरी परिस्थिति पूरे ग्लोब के अंदर पूरे वैश्विक स्तर पे जो है बनी हुई है। और उसमें हम अगर ये देखें कि हमारी जो जरूरत है अगर हम उसको सीमित ना कर अपनी जो जिज्ञासा है उसको और ज्यादा अगर बढ़ा चढ़ाकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये स्थितियां बनती रहेंगी। मैं ये समझता हूं कि राज्य के स्तर पे या राष्ट्र के स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफी प्रयास जो हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए और उसके मिटिगेशन के लिए किए जाते हैं, अडेप्टेशन के लिए किए जाते हैं। लेकिन हम उस पे कितनी ईमानदारी से काम करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कटियार जी, आपने जिक्र किया कि हिमाचल में 3 डॉपलर रडार क्रियाशील हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये रडार कहाँ लगे हैं और विभाग की आगे क्या योजना है कि और कितने रडार स्थापित किए जाएंगे? एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में टोटल IMD के 3 रडार लगे हुए हैं।
एक रेडार हमारा चंबा जिले में लगा है, दूसरा रेडार मंडी में, जबकि तीसरा रेडार हमारा शिमला जिले में लगा हुआ है। तीनों ही रेडार लगभग हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करते हैं। सिर्फ लाहौल स्पीति जिले के कुछ पार्ट कवर नहीं हो पाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए एक प्रपोजल है कि एक रेडार हम लाहौल स्पीति जिले में भी लगाएंगे, जो कि अभी एट प्रेजेंट अंडर प्रोसेस है। साइट सिलेक्शन वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, और जैसे ही हमें साइट सुटेबल साइट मिलेगी उस लाहौल स्पीति जिले में, एक रेडार हम वहां पे लगाने का प्रपोजल है। कटियार जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में और उन्नत तकनीक या नए उपकरणों की मदद से मौसम पूर्वानुमान को और भी बेहतर और सटीक बनाया जा सकता है? देखिए, जो IMD है वो जितनी भी लेटेस्ट साइंस या टेक्नोलॉजी है उसको लगातार अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है, लगातार उसको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट जो है IMD में न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस में जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं। साथ ही हम अपना ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क को भी बढ़ा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीजों को भी हम लगातार यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिसको यूटिलाइज करने से हमारे फोरकास्ट एक्यूरेसी जरूर बढ़ेगी। बल्कि अगर हम 5 साल पहले देखते हैं, यानी कि उस सन 2019 और 20 के टाइम पे भारी बारिश की जो हमारा एक्यूरेसी होती थी IMD की, वो हमारा 24 घंटे लीड टाइम के साथ लगभग हमारा 70% या उससे थोड़ी कम हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में ये हमारी एक्यूरेसी लगभग 78% है, यानी कि लास्ट 5 ईयर में रफली 11 से 12% एक्यूरेसी 24 आवर लीड टाइम के साथ हमारी इंक्रीज हुई है। डॉक्टर अत्री जी, अंत में आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी आपदा केस में आम लोग अपने स्तर पर क्या सावधानियां रखें ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को ये जरूर कहना चाहूँगा कि नदी नालों से उचित दूरी जितना जो तय की गई है, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आपदा प्रबंधन के द्वारा जो समय समय पे जागरूकता फैलाई जाती है, उनको आप पूरी तरह से अपने जीवन में, यापन में उसको अपनाएं, और ये इंश्योर करें कि आप नदी नालों से दूर अपने घरों को बनाएं, और नदी नालों से खासकर मानसून के दौरान जो है नदी नालों के आसपास जाने से वो थोड़ा परहेज करें। और दूसरा, जितना भी ये चाहे रोड बन रही है, गाँव के स्तर पर रोड बन रही है, मनरेगा में बन रही है या PWD के द्वारा बन रही है, उसमें जागरूक नागरिक होने के नाते आप उन चीजों को पॉइंट आउट करें, ढलानों पे मिट्टी ना गिराएं, और जहां पे भी इस तरह का जो कूड़ा कचरा जो लोग फैलाते हैं ढलानों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, तो उससे परहेज करें, लोगों को भी रोकें, खुद भी उसमें अपने आप भी उसमें भागीदारी ना करें, और उसमें सुनिश्चित करें कि लोग वो पर्यावरण के प्रति वो सचेत रहें और पर्यावरण संरक्षण की ओर जो है आगे बढ़े। कटियार जी, आपका श्रोताओं को संदेश कि मॉनसून के मौसम में वे किन आसान बातों का ध्यान रखकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें? जी, सबसे पहले सभी श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून के टाइम पे जो हमारा वेदर अलर्ट है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करें, और साथ ही ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन पे हमेशा भरोसा करें, यानी कि या तो IMD या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा कोई भी अगर गाइडलाइंस दी जाती हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करें। और मुख्य रूप से जैसा कि सर ने बताया, नदी नालों से हमेशा दूर रहना चाहिए, और जितने भी वनरेबल स्ट्रक्चर है या वनरेबल लोकेशन है जहाँ पे लैंडस्लाइड या लैंड सिंक की स्थिति बनती है, उनसे उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। पानी से हमेशा दूर रहना चाहिए, वाटर बॉडीज से दूर रहना चाहिए, और उसके साथ ही ड्राइविंग के टाइम पे स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश के टाइम पे अक्सर कर विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, रोड्स हमारी स्लिपरी हो जाती हैं। तो डॉक्टर सुरेश अत्री जी और शोभित कटियार जी, आप दोनों आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने सरल शब्दों में बताया कि आखिर क्यों हिमाचल में मॉनसून का सीजन हर साल तबाही ला रहा है और इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज की इस परिचर्चा में हमने जाना कि मॉनसून से हो रहे भारी नुकसान के पीछे कई वजह हैं। जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों में हो रहे अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों की कटाई और हमारी लापरवाही भी। हमने जाना कि तकनीक की मदद से कुछ हद तक खतरे का अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। हमें यह भी जानने को मिला कि सावधानी और जागरूकता से जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सरकार, प्रशासन और आम लोगों को मिलकर ही आपदा प्रबंधन को मजबूत करना होगा। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, पेड़ पौधों को बचाएं और नदियों के आसपास अनियोजित निर्माण ना करें। इसी के साथ मुझे यानी उज्ज्वल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।